अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबी खान केमिस्ट्री। टुडे और लेक्चर इज लेक्चर नंबर 12 आइसोस्टर्स आइसोडाइफर्स। ये वही आइसोटोप्स, आइसोटोन्स और आइसो बार्स, आइसो इलेक्ट्रिक स्पीशीज से ताल्लुक रखते हैं, वही के वही टर्म्स हैं। आइसोस्टर्स आइसोडाइफर्स ये हमारा आज का टॉपिक है और इसी के साथ साथ इससे पहले हम लेक्चर नंबर 10 में आइसोटोप्स किए थे, लेकिन आइसोटोप्स में मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स जो हैं ये कि हम आइसोटोप्स को डिफरेंट एटम्स को, एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स को, कार्बन मिसाल के तौर पर कार्बन 612 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है, तो कार्बन 12 को हम कैसे अलग करेंगे, कार्बन 13 को कैसे अलग करेंगे और कार्बन 14 को कैसे अलग करेंगे। अगर हमारे पास एक मिक्सचर हो और इस मिक्सचर में कार्बन 12 भी है, कार्बन 13 भी है और कार्बन 14 भी है, तो किन किन तरीकों से हम आइसोटोप्स को सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा जी, आते हैं अब अपने आज के लेक्चर की तरफ, आइसोस्टर्स और आइसोडाइफर्स। सबसे पहले शुरू करेंगे आइसोडाइफर्स। आइसोस्टर्स मॉलिक्यूल्स having same size, containing same number of atoms, or same number of valence electrons, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा जी, ये आइसोस्टर्स का डेफिनेशन हो गया कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे या आयंस भी होंगे। आयंस भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, लेकिन स्पेशली ये टर्म जो है ये मॉलिक्यूल्स के लिए ही इस्तेमाल होता है। इसी वजह से मैंने मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखा है। वो मॉलिक्यूल्स जिसमें जो एटम होते हैं उस एटम के साइज और उसके नंबर ऑफ एटम्स, उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम होते हैं, उन एटम्स को या उन मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे आइसोस्टर्स। क्या कहेंगे? आइसोस्टर्स। ये आयंस भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये आइसोस्टर्स का जो टर्म है ये सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स के लिए स्पेशल है। इसी वजह से मैंने मॉलिक्यूल को डेफिनेशन में हाईलाइट किया है। अच्छा जी, यहाँ पर आइसोस्टर्स में एग्जांपल लेता हूं आइसोस्टर्स का। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मैंने लिया। अच्छा जी, इसके बाद मैंने हीलियम लिया और इसके बाद लिथियम का एग्जांपल मैं लेता हूं, लिथियम का। ये देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है, ये आयंस भी है, एक दो इसमें आयंस है और एक एटम है, ये जो मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी है। ये हाइड्रोजन जो है ये असल में इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसका मास नंबर तकरीबन 1 है। हीलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है, और साथ में लिथियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 3 है और मास नंबर 6 है। इनकी भी आइसोटोप्स है, लिथियम की भी 3 आइसोटोप्स है। ये यहाँ पर यह हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन और गेन करता है तो इसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इसमें 2 होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो तो सेम ही रहते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो तब्दील हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस एनायनिक फॉर्म में हाइड्रोजन H-, ये हाइड्राइड आयन है, हाइड्राइड आयन H- को हम हाइड्राइड आयन ही कहेंगे, H- आयन को हाइड्राइड आयन ही कहेंगे। ये हाइड्राइड आयन हो गया। अब इस हाइड्राइड आयन में कुल मिला के अगर एटॉमिक फॉर्म में इसे देखा जाए तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ 1 ही है। जब ये हाइड्राइड आयन में तब्दील हो जाए, हाइड्राइड आयन H- में, तो फिर इसी के साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 1s2 होगा। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्राइड फॉर्म में 1s2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हीलियम की तरफ जाते हैं। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नॉर्मल फॉर्म में है,
और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2। फिर लिथियम का लेते हैं, लिथियम का इसी फॉर्म में 1s2 और 2s1 है, लेकिन जब ये कैटायनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए Li लिथियम प्लस में, Li प्लस में, तो Li प्लस की सूरत में इससे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस हो जाता है और हमारा जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है लिथियम प्लस, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर 1s2 और 3s1 की बजाय सिर्फ और सिर्फ 1s2 रह जाता है। अब इन तीनों जो एटम्स दिए गए हैं ये दोनों आयंस हैं और ये एक जो है मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, और मैंने पहले भी आपको बता दिया कि यहाँ पर एनायंस भी हो सकते हैं, कैटायंस भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ये तीन जो है इसमें एक कैटायन है, एक एनायन है और एक जो है मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है या न्यूट्रल एटम है। अच्छा जी, इन तीनों को देखा जाए तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नंबर ऑफ एटम्स जो है ये तो हाइड्रोजन एक ही है, हीलियम 1 ही है और लिथियम 1 है। फिर इसके बाद नंबर ऑफ एटम्स जो है वो तो सेम हो गई। इसके बाद नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखा जाए तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हाइड्राइड आयन में 2 है, यहां पर हीलियम में भी 2 है और लिथियम आयन में भी 2 है। तो ऐसे एटम्स को या ऐसे आयंस को या ऐसे मॉलिक्यूल्स को फिर हम कहेंगे आइसोस्टर्स। तो ये था आइसोस्टर्स। इसके बाद आइसोस्टर्स में सिर्फ ये जो स्पेशल टर्मिनोलॉजी यूज होता है मॉलिक्यूल्स के लिए है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर कैटायंस भी हो सकते हैं, एनायंस भी हो सकते हैं, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपने याद रखना यह है कि यहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ एटम्स जो है इनके रेशियोज जो है वो सेम ही होंगे या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम होगा, तभी इसको हम कहेंगे आइसोस्टर्स। इसके बाद आइसोडाइफर्स का टर्म आता है। आइसोडाइफर्स ये भी आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज और आइसोस्टर्स ही बिलोंग करता है, क्योंकि ये ऐसे टर्म्स है या ऐसी मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसे आयंस होंगे, ऐसे कैटायंस होंगे जिसमें एक ही प्रॉपर्टी जो है वो सेम रहता है, जैसा कि आइसोस्टर्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम रह जाते हैं। इसी के बाद आता है आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स set of nuclei with same difference, with the same difference in the number of protons, in the number of protons and number of neutrons in their nucleus. In their nucleus. अच्छा जी, अब देखा जाए इसकी डेफिनेशन को, तो सेट ऑफ न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियस होंगे, 3 न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, 4 न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियाई होंगे। न्यूक्लियाई की तरफ हम देखेंगे, यहां पर हमारे इलेक्ट्रॉन से कोई भी ताल्लुक नहीं होगा। Set of nucleus with same difference in the number of protons and neutrons in their nucleus. अब यहां पर क्या है, सबसे पहले जो पॉइंट्स है या प्रॉपर्टीज है ये भी याद करने होंगे। डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स का जो नंबर है या प्रोटॉनिक नंबर है वो डिफरेंट होगा। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये भी मुख्तलिफ होंगे। फिर इसी के साथ साथ डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये भी मुख्तलिफ होंगे, बट सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी या एक ही चीज जो है वो सेम रह जाएगा और वही है सम ऑफ दी, एक ही बट सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये दोनों इन दोनों का नंबर जो है वो सेम रहता है आइसोडाइफर्स में। और ऐसी स्पीशीज जिसमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ये सारे मुख्तलिफ हो, एटम
एटम्स भी मुख्तलिफ हो या मॉलिक्यूल्स हो वो भी मुख्तलिफ हो, न्यूक्लियस जो है वो भी, न्यूक्लियाई भी मुख्तलिफ हो, मुख्तलिफ एटम से हम न्यूक्लियाई जो है वो लेते हैं और उन न्यूक्लियाई में हम देखते हैं उस वहां पर प्रोटॉन्स नंबर भी मुख्तलिफ होगा, न्यूट्रॉन्स नंबर भी मुख्तलिफ होगा, इलेक्ट्रॉन्स भी मुख्तलिफ होंगे जो कि इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो सम है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है, वो एक ही रहता है। और ऐसे एटम्स को या ऐसी न्यूक्लियाई को हम कहेंगे, ऐसी न्यूक्लियस को हम कहेंगे आइसोडाइफर्स। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर लेता हूं फॉर एग्जांपल यूरेनियम, एक यूरेनियम है और दूसरा है थोरियम, TH, ये थोरियम है, 92 है इसका एटॉमिक नंबर और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 90 है। इस यूरेनियम का मास नंबर जो है वो 238 है और यहां पर जो एटॉमिक नंबर है वो 234 है। एक का एटॉमिक नंबर जो है वो 234 है और यहां पर जो है 92 238 है। एटॉमिक नंबर 90 यहां पर 238 है और ये 234 है। आप देखा जाए तो इसका सॉरी ये भी मेरे ख्याल में 238 आता है, नहीं, अच्छा इसमें देखा जाए तो यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 92 है, यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 92, यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 90 है। ये मुख्तलिफ हो गए, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। अच्छा जी, इसके बाद प्रॉपर्टी ये है जहां हम न्यूट्रॉन्स की तरफ जाएंगे, न्यूट्रॉन्स इसमें देखा जाए न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 238 माइनस 92, 238 माइनस 92, 826, यहां पर 13 आएगा, 13 से 9 4 आएगा और यहां पर 146 है यहां पर न्यूट्रॉन और यहां पर जो न्यूट्रॉन है वो 234 माइनस 90, यहां पर 4 आएगा, 13 माइनस 9 4 आएगा और यहां पर क्या आएगा 1 आएगा, 144। यहां पर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो 144 है। अब इसकी तरफ आएंगे कि इसका जो सम है न्यूक्लियाई का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का जो सम है, यहां पर प्रोटॉन्स में लिखता हूं, ये मैंने एटॉमिक नंबर लिख दिया है, प्रोटॉन्स P+ और ये हो गए प्रोटॉन्स। यहां पर भी प्रोटॉन्स 92 है और यहां पर प्रोटॉन 90 है, ये दोनों मुख्तलिफ हो गए। इसके बाद न्यूट्रॉनिक नंबर को हम देखते हैं, यहां पर 144 है, यहां पर 144 है, ठीक है जी। इसके बाद जो सम ऑफ द प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो एक ही रहेंगे और इसी वजह से इन दोनों एटम्स को फिर हम कहेंगे कि ये दोनों जो है एक दूसरे के आइसोडाइफर्स है, आइसोडाइफर्स। अब यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को हम जब ऐड करते हैं तो इससे आते हैं 238 और यहां पर अगर ऐड करते हैं तो इससे आते हैं 234 जो सम है वो इसका सेम आता है 238 आएगा। अच्छा जी, ये हो गए आइसोडाइफर्स। उन एटम्स को हम कहेंगे, उन एटम्स को कहेंगे जिनमें सम ऑफ द न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स यानी मतलब मास नंबर जो है वो सेम रह जाता है, उन एटम्स को हम कहेंगे, उन न्यूक्लियाई को हम कहेंगे आइसोडाइफर्स। ये टर्म जो है आइसोडाइफर्स ये स्पेशल है, इससे पहले भी हम कर चुके हैं आइसोबार्स में, लेकिन वहां पर हम एटम्स की बात करते हैं और यहां पर जो है न्यूक्लियस की बात करेंगे कि न्यूक्लियस में जो सम है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का, ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो है वो सेम रह जाते हैं, उन न्यूक्लियाई को हम कहेंगे आइसोडाइफर्स। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं मेथड्स फॉर द सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स। मेथड्स फॉर द सेपरेशन ऑफ isotopes। सबसे पहले इसमें आता है गैसियस डिफ्यूजन। इसके बाद टर्म आता है, जो मेथड है आइसोटोप्स की सेपरेशन के लिए वो है थर्मल डिफ्यूजन। तीसरा आता है डिस्टिलेशन। चौथा आता है और फोर्थ वन
अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। 5 नंबर आता है लेजर सेपरेशन, लेजर सेपरेशन, लेजर सेपरेशन। और इसके बाद जो लास्ट वन मेथड है वो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन ये ऐसे मेथड्स हैं, इन मेथड्स में इन मेथड्स के जरिए जो है गैसियस डिफ्यूजन है, थर्मल डिफ्यूजन है, डिस्टिलेशन है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन है, लेजर सेपरेशन है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है। इन 6 मेथड्स पे हम क्या करते हैं, आइसोटोप्स जो होते हैं, यानी मतलब एक एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम्स जो हैं वो हम सेपरेट करते हैं उनके एटॉमिक मासेस के जरिए। बाद में हम उनकी अबंडेंस के जरिए जो है वो से सेपरेट कर सकते हैं। बाद ऐसे मेथड्स हैं, इनमें ऐसे मेथड्स भी होंगे जो कि मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास के जरिए हम सेपरेट करते हैं। इनमें ऐसे मेथड्स भी होंगे जिनमें हम बॉइलिंग पॉइंट के जरिए जो है उसे सेपरेट करते हैं, जो कि थर्मल डिफ्यूजन है या डिस्टिलेशन है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में उसके मास के या उसका जो वेट है उसके जरिए हम आइसोटोप्स को सेपरेट कर सकते हैं। और लेजर सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, यहां पर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के जरिए हम उसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के जरिए जिन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जितनी भी है, जितनी भी परसेंटेज है उसके जरिए हम इसे सेपरेट करते हैं। और ये ऐसे मेथड्स हैं जिनके जरिए सिर्फ और सिर्फ सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स होंगे। तो ये मेथड्स अभी इसी क्लास में और इसी मुख्तसर लेक्चर में, शॉर्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं हो सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इस कोर्स में, एफएससी कोर्स में या बीएस कोर्स में, एफएससी कोर्स में बिल्कुल ये मेथड्स नहीं है, लेकिन बीएस कोर्स में इंशाल्लाह ये करके दूंगा और आपको फिर मिल जाएगा ये तमाम मेथड्स और इनके जरिए मेथडोलॉजी, इनके इंस्ट्रूमेंटेशन कैसा है। इंस्ट्रूमेंटेशन के बाद ये भी मेथडोलॉजी, ये भी प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा और उसी में कि इन मेथड्स में किस तरीके से हम आइसोटोप्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये मेथड से याद रखिएगा एफएससी वालों के लिए, और एमडीके के हवाले से सिर्फ यही भी काफी है कि किन किन मेथड से हम आइसोटोप्स को सेपरेट करते हैं। इनमें सबसे पहला टर्म जो है वो गैसियस डिफ्यूजन है, थर्मल डिफ्यूजन है, डिस्टिलेशन है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन है, लेजर सेपरेशन है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है। अच्छा जी, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आप चैनल में न्यू आए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को या इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको फायदा ये होगा कि सबसे पहले जो वीडियोस आते हैं और यहाँ से मैं अपलोड करता हूँ तो वो वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँच पाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद टॉपिक को बिल्कुल सिरे से, और आपको आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स और आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशीज इनमें कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन इसका कंफ्यूजन जो है वो कैसे खत्म किया जा सकता है, इनका कंफ्यूजन जो है वो कंपैरिजन से खत्म किया जा सकता है कि आइसोबार्स में, आइसोटोप्स में कौन सा चीज सेम रहता है, आइसोबार्स में कौन सा चीज सेम रह जाता है, आइसोटोन्स में, आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशीज में, आइसोस्टर्स में, आइसोडाइफर्स में। तो जब आप इन तमाम को, इन 6 टर्म्स को कंपेयर करते हैं और कंपैरिजन के बाद आप नतीजे पे पहुंच पाएंगे, और इसके बाद आपको जितने भी एमसीक्यूज करने होंगे। लेकिन ये जो एक एक पॉइंट है, मिसाल के तौर पर आइसोटोप्स में जो है वो एटॉमिक नंबर सेम रह जाता है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम रह जाता है, या एटॉमिक नंबर, इस एक पॉइंट को आपको याद रखना होगा। इसके बाद सब जो टर्म्स हैं ऐसी ही कंपैरिजन आपने करना है कि आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, इस इन तमाम को एक ही पेज में आपने लिखना है। उसके बाद जो जो चीज इसमें सेम रहता है सिर्फ वही पॉइंट आपने लिखना है और इसके बाद ज़हन नशीन करना है। तो जब भी आपके सामने एमसीक्यूज वगैरह आते हैं या कुछ भी आते हैं तो आप डायरेक्ट ही उसे हल कर सकते हैं। अगर पेपर में इसके मुतालिक आपको क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है या लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, तो आप डायरेक्ट ही उसे हल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर watching my video, my lecture, today lecture. Thank you so much.